चलिए, स्वागत है आप सभी का। आइए, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ठीक है। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक छोटा सा पेपर है, 70 क्वेश्चन है उसमें पेपर में। तो उस पेपर के साथ आए हैं। बढ़िया पेपर है, अच्छे प्रश्न हैं और नाम से तो परिचित होंगे, ठीक है। नंदन आर्ट संस्थान लखीमपुर खीरी, ठीक है। आइए चलते हैं, बात करते हैं पेपर पे। और आज का जो पेपर हमारा होगा, छोटे से प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बड़ा अच्छा है, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सारे फंडामेंटल से भी लेकर के हैं और आधुनिक से भी लेकर के, प्राचीन कला से भी लेकर के हैं। बहुत बढ़िया पेपर है। देखिए, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ये प्रश्न है। इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों पेपर आपके सामने उपलब्ध हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हिंदी वर्जन भाषा कभी समझ में नहीं आती, तो हम इंग्लिश वर्जन पेपर को देख करके उसका राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उसका। उसी प्रकार से हम आपके सामने इस तरह से किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ पेपर है। एग्ज़ाम का तो खैर नाम नहीं पता है एग्जैक्ट कि हाँ किस एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, लेकिन फिर भी पेपर मिला तो उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा हमारा, सभी लोगों को पता भी होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या है, संस्कृत भाषा के कल धातु से। संस्कृत भाषा के कल धातु से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। ये हमारा पहला इसका राइट आंसर निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी रंगों को प्रायः किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास हैं, पीसफुल, वार्म, हॉट और सिंपल, ठीक है। इंग्लिश में आपको वार्म वाला ऑप्शन चुनना होगा, तो हिंदी में कौन सा उसका है, गर्म रंग। गर्म रंगों की श्रेणी में ये रंग रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शांतपूर्ण रंग कौन से होंगे, जो ठंडे रंग होंगे वो शांतपूर्ण रंगों की श्रेणी में रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीला, हरा, इस प्रकार के जो रंग हैं वो शांतपूर्ण रंगों की सूची में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न हमारा है कि षडांग का पहला अंग क्या है। श्लोक आपको पता होगा कि रूप भेदा प्रमाणान भावलावन योजनम सादृश वरिका भंग इतिचित षडंकम, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस श्लोक में जो पार्ट या जो अंग जिस स्थान पे है उसको उसी हिसाब से याद करें, उसी क्रम में याद करें, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत का पूछता है, अंत का पूछता है, ठीक है। इस पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि षडंग का पहला अंग क्या है। ध्यान से देखिएगा, षडंग का पहला अंग क्या है, तो रूप भेदा प्रमाणान भाव लावन योजनम सादृश वरिका भंग। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें याद रखना होगा और यही से इसका राइट आंसर निकलेगा। तो राइट आंसर क्या निकलेगा, रूप भेदा। प्रमाणान 2 नंबर का है, प्रमाणान 2 नंबर का, भाव 3 नंबर पे है, और इसी के साथ लावन योजना जब जोड़ दिया जाता है तो उधर फिर लास्ट में कुछ बुक्स में भाव को अलग किया गया, लावन योजना को अलग किया गया, कुछ बुक्स को एक साथ में रखा गया कि भाव लावन योजना एक साथ में रखे जाएंगे, तो अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वो जिस भी स्थिति आपके पास हो, श्लोक लिख करके फटाक से उसकी नंबरिंग आपको कर देनी है तुरंत और अपना राइट आंसर निकाल लेना है। तो 4 नंबर पे सादृश, 5 पे वरिका और 6 पे भंग। तो इस प्रकार से वो क्रम आप निकाल सकते हैं, वहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट कौन से प्रश्न आएंगे। देखिए, ओस्टवाल ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा था। तो ये ध्यान रखना कि ओस्टवाल के रंग चक्र की बात की जाती है तो 8 की भी संख्या हमारे पास आती है, ठीक है। चूंकि 8 की बात करी है, मतलब कह रहा है कि ओस्टवाल ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा था, यानी कि ओस्टवाल ने कितने रंगों को मुख्य रूप से वर्ण चक्र में शामिल किया। तो जो 4 रंग थे, 4 रंगों को उन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया। उसके बाद उन 4 रंगों की सहायता से 4 और रंग बनाए, ठीक है। तो वो 4 जो रंग आते हैं आपके, वो द्वितीयक रंगों की सूची में शामिल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विकल्प हमारे पास क्या है, तो विकल्प हमारे पास 4 है, तो इसका राइट आंसर हम क्या निकालेंगे अपना, तो इसका राइट आंसर 4 निकलेगा। ये 3 रंगों की जब बात आपसे होगी तो न्यूटन ने अपने वर्णचक्र के लिए शुरुआत में या किन 3 रंगों को मुख्य रूप से चुना, तो 3 रंग कौन से आपके थे, लाल, नीला और पीला। उसकी सहायता से 3 रंग और बनाए, वो आपके द्वितीयक रंगों की सूची में जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा क्या निकलेगा, हरा। और लाल को आप जानते हैं पराक्रम है, ठीक है। पराक्रम, वीरता, उत्साह, उत्तेजना, इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो लाल रंग की है। नीले की ईमानदारी है, ठीक है।
ईमानदारी है, विश्वास है, इस टाइप के जो प्रतीक होते हैं वो हमारे नीले रंग से। और नारंगी तो आप जानते हैं ज्ञान, और ज्ञान का प्रतीक क्या माना जाता है? नारंगी रंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16 नंबर कि गहरे से हल्के एक रंगी वर्ण को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गहरे से हल्के, कहने का मतलब क्या है कि डार्क टू लाइट इज सिंगल कलर टोन इज कॉल्ड, यानी कि एक ही रंग की विभिन्न ताने, एक रंग की जब विभिन्न ताने आपसे बनती हैं तो उसमें हल्की तान और हल्की से गहरी, उससे गहरी, उससे गहरी, उससे गहरी, या गहरी से लाइट 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 लाइट, इस तरह से, यानी कि एक ही रंग की विभिन्न ताने जब बनके तैयार होंगी, एक ही रंग की विभिन्न ताने, तो यानी कि उसमें रंग कौन सा? एक ही रंग है, तो इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको मोनोक्रोम कहते हैं और हिंदी में उसको एकांकी वर्ण कहते हैं। ये ध्यान रखना, उसको एकांकी वर्ण कहेंगे। पूरक रंग कौन से? विरोधी रंग होते हैं। जो रंग वर्णचक्र में आमने सामने होंगे, जो रंग वर्णचक्र में आमने सामने होंगे, उन रंगों को हम क्या कहेंगे? उन रंगों को हम क्या कहेंगे? विरोधी रंगों की सूची में रखा जाता है। ये ध्यान रखना, जो रंग वर्णचक्र में आमने सामने होंगे उनको विरोधी रंग कहेंगे। ठंडे रंग, ठीक है, गर्म रंग और ठंडे रंग, जो रंग हमारी आंखों तक, ठीक है, जो रंग हमारी आंखों को शीतलता, ठीक है, प्रदान करते हैं, या जो रंग चित्र की पृष्ठभूमि में, ठीक है, जो रंग चित्र की पृष्ठभूमि में, या जो रंग हमें चित्र में सबसे पहले आकर्षित करते हैं वे रंग गर्म रंग होते हैं। जो चित्र बाद में आकर्षित करते हैं हमारे नेत्रों को, ठीक है, वे रंग ठंडे रंगों की सूची में रखे जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो यहाँ का राइट आंसर क्या निकला? हमारा एकांकी वर्ण। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि लाल एवं पीला मिश्रित करने पर कौन सा रंग बनेगा? तो आप जानते हैं कि लाल और पीला जब मिश्रित होगा तो कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी रंग बनता है, ध्यान रखना। और बैंगनी रंग जो आपका बनेगा वो नीला प्लस लाल रंगों को लेकर के आपका बैंगनी रंग बनता है। हरा रंग आप जानते हैं उष्टवाल्ड के अनुसार ये प्राथमिक रंग है, ठीक है। और प्राथमिक रंगों की विशेषताएं आप जानते हैं क्या होते हैं कि जो रंग किसी अन्य रंगों के मिश्रण से ना बने उन रंगों को प्राथमिक रंगों की सूची में रखा जाता है। और जबकि न्यूटन ने इसको, ठीक है, द्वितीयक रंगों की सूची में रखा है, क्योंकि नीला और पीला जब मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। तो ये अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग सिद्धांत है, दोनों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आएगा, आगे अभी प्रश्नों की सूची आपको दी जाएगी, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो चाहे भारतीय आर्ट पूछे या वेस्टर्न आर्ट पूछे, मूल तत्व क्या ही रहेगा? रेखा, ठीक है। चित्रकला का या कला का मुख्य तत्व क्या रहेगा? रेखा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ये हमारा दूसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा रंग द्वितीयक रंग है? कौन सा रंग द्वितीयक रंगों की सूची में शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखना कि द्वितीयक रंगों की सूची में कौन सा रंग यहाँ पर शामिल करेंगे आप? कौन सा रंग है जो द्वितीयक रंग की सूची में शामिल करेंगे? तो इसमें जो नारंगी रंग है वो आपका द्वितीयक रंग है, बाकी रंग आपके प्राथमिक रंगों की सूची में शामिल किए जाते हैं। बात क्लियर है सभी को? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 20 है कि रंग उत्तेजना दर्शाता है, यानी कि कौन सा रंग है जो इसमें उत्तेजना दर्शाता है? एक्साइटमेंट, कलर शोज एक्साइटमेंट, यानी कि कौन सा रंग है जो इसमें उत्तेजना दर्शाता है? तो ध्यान रखें, लाल रंग उत्तेजना दर्शाता है, ये ध्यान रखना, लाल रंग उत्तेजना दर्शाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके पश्चात कौन सा रंग मुख्य रंग है? प्रश्न है कि कौन सा रंग मुख्य रंग है? प्रश्न कौन सा हमारा है? मुख्य रंग कौन सा रंग है? ये ध्यान दे लेना कि मुख्य रंग कौन सा रंग हमारा है, ये ध्यान दे लेना कि मुख्य रंग कौन सा रंग है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मुख्य रंग कौन सा रंग है, देखिए कौन सा रंग है जो मुख्य रंग है, तो कौन सा मुख्य रंग है? यानी कि मुख्य रंग की जब बात की जाती है तो प्राथमिक रंग की बात की जाएगी आपसे, मुख्य रंग की बात जब की जाए तो प्राइमरी कलर की बात की जाएगी, ठीक है। मुख्य रंग का मतलब क्या होता है? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुख्य रंग का मतलब क्या है? प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग। तो कौन सा रंग इसमें प्राथमिक रंग है उसको समझिए। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर न्यूटन के सिद्धांत को लागू करेंगे। न्यूटन ने जिन प्राथमिक रंगों को माना है उस प्राथमिक रंगों को ध्यान रखना कि रंगों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन न्यूटन के सिद्धांत से या न्यूटन के वर्णचक्र से ना निकल रहा हो तब उसको ओस्टवाल के सिद्धांत को आप लागू करिए। सबसे पहले न्यूटन के सिद्धांत को लागू करिए और न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका लाल रंग जो है वो प्राथमिक रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, लाल रंग जो है वो प्राथमिक रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। हरा रंग ये ओस्टवाल्ड के अनुसार है, ओस्टवाल्ड जी ने इसको
ओस्टवाल्ड जी ने इसको प्राथमिक रंगों की सूची में माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कभी मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दे आपको समुद्री हरा दे दे, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दे विकल्प में समुद्री हरा, अब आपसे प्रश्न सेम है कि कौन सा इसमें मुख्य रंग है, तो यहाँ पर आप ओस्टवाल के सिद्धांत को लागू करिए और प्राथमिक रंग चुन लीजिए। प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हरा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लाल रंग। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न एक हमारा है कि संयोजन का एक सिद्धांत नहीं है। आप जानते हैं कि संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं, संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं और उन 6 सिद्धांतों में संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं और 6 सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान दीजिए। एकता आपको मिलता है, एकता है, संतुलन है और लय। लय का मतलब प्रवाह से यहाँ पर शामिल करेंगे हम प्रवाह। लय का अर्थ क्या है, प्रवाह। तो यहाँ का जो राइट आंसर निकलेगा कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, यानी कि रेखा वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेखा जो है वो इसका मूल तत्व नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। सादृश्य का अर्थ क्या है। देखिए सादृश्य का अर्थ है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हमारे सामने निकल के आएगा कि सादृश्य का अर्थ क्या है, तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। क्या निकल के आएगा, आकृति में समानता। अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सिमिलर फॉर्म। ठीक है, कि रूपों में समानता क्या कहलाती है, सादृश्य कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में सादृश्य को क्या कहते हैं, रिसेम्बलेंस। ठीक है, रिसेम्बलेंस मीन्स आकृति में समानता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। ये जितने भी ऑप्शन में आपके पास राइटर दिए गए हैं या जो भी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, इनको ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ आर्ट, पहले हम अपने राइट आंसर को चुन लेते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, हर्बर्ट रीड। अब चारों विकल्पों को समझते हैं और चारों विकल्पों से आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। रोजर फ्राई 1866 के हैं। ठीक है, इंग्लैंड के हैं, 1866 इंग्लैंड के हैं। ठीक है, कला समीक्षक और चित्रकार दोनों हैं, कला समीक्षक और चित्रकार दोनों हैं। इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, मॉडर्न पेंटर्स। इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, मॉडर्न पेंटर्स। ठीक है, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, मॉडर्न पेंटर्स नाम से, ध्यान रखना। हर्बर्ट रीड की जब बात करते हैं तो हर्बर्ट रीड का जन्म कब होता है, 1893 में इनका जन्म होता है। कहाँ, इंग्लैंड में। कहाँ होता है, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, ध्यान रखना। ये जो पुस्तक इनकी आई थी, मीनिंग ऑफ आर्ट, ये जो पुस्तक इनकी आई थी वो 1931 में आई थी। कब आई थी, 1931 में आई थी। एक दूसरी फेमस पुस्तक इनकी आती है, पेपर में कभी कभी देखने को मिलती है, आर्ट एंड सोसाइटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आर्ट एंड सोसाइटी नाम की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक 1936 में आई थी, इसको ध्यान रखना। ये 1936 में आई थी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे वी.ए. स्मिथ, जिनको हम विसेंट स्मिथ भी कहते हैं, ध्यान रखना। विसेंट स्मिथ या वी.ए. स्मिथ, 1848 में जन्म हुआ था इनका। 1848 कहाँ, आयरलैंड में। कहाँ जन्म हुआ था, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पुस्तकों के बारे में अगर देखें तो इनकी एक पुस्तक है आर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है, आर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है, आर्ट ऑफ इंडिया नाम की इनकी पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेला क्रेमरिस 1896 में जन्मी और भारत में इनका संबंध जिस जगह से है वो जगह आपकी कौन सी है, शांति निकेतन। ठीक है, कौन सी जगह है, शांति निकेतन में ये बहुत सालों तक रुकी और वहाँ पर शिक्षण कार्य किया। बाकी आप जानते हैं कि बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी, स्टेला क्रेमरिस ने की थी। तो वहाँ से एक पॉइंट ये निकलता है। पुस्तकें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी, देखिए एक पुस्तक आई थी इनकी, प्रेजेंस ऑफ शिवा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रेजेंस ऑफ शिवा, इसको ध्यान रखें, प्रेजेंस ऑफ शिवा इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। हिंदू टेम्पल करके एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, द हिंदू टेम्पल करके, द हिंदू टेम्पल, द हिंदू टेम्पल, एक ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, द हिंदू टेम्पल। एक पुस्तक है इनकी इंडियन स्कल्पचर। कौन सी पुस्तक है, इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, एक ये इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है, इंडियन स्कल्पचर, इसको याद रखना। एक पुस्तक है इनकी पेंटर डिलाइट, पेंटर डिलाइट। कौन सी पुस्तक इंपॉर्टेंट है इनकी, पेंटर डिलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से हैं, पुस्तकें ध्यान रखना, पेपर में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, देखिए भाव कला को क्या देता है। ठीक है,
भाव कला को क्या देता है? तो भाव जो है कला को आनंद देता है। ठीक है, ध्यान रखना, भाव कला को क्या देता है? आनंद देता है। ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? आनंद निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, भाव कला को क्या देता है? आनंद देता है, फीलिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, फीलिंग आनंद देती है। रूपप्रद कला के मूल आधार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, वाइट और नीले रंग का उसका फ्रंट कवर है। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है? सभी को पता होगा, सभी लोग पढ़ते भी हैं इसको। तो किसकी पुस्तक है? A.K. शर्मा और R.A. अग्रवाल की। किसकी है? A.K. शर्मा और R.A. अग्रवाल। अजीत घोष की पुस्तक आप जानते हैं, जनता में जनता फ्रेस्कोज नाम की जो पुस्तक है वो अजीत घोष की है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। O.C. गांगुली भी कला इतिहासकार रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो क्या है कि लॉ ऑफ रिलेशनशिप, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो क्या है? लॉ ऑफ रिलेशनशिप जाना जाता है। ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है? तो प्रमाण संयोजन के सिद्धांत में जो प्रमाण नाम का सिद्धांत है वहाँ से इसका अर्थ लिया जाता है लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट आंसर क्या निकलेगा? प्रमाण निकलेगा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ये ध्यान रखना, ये विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा हमारा, उसको देखिए। कामसूत्र के लेखक कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा भी है, इंपॉर्टेंट सा ही। 2021 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले कि कामसूत्र की टीका किसने प्रस्तुत की थी, है नहीं। इस प्रकार का प्रश्न जब घूमता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होता है कि ये सोधर पंडित चुने या हम वात्सायन चुने। टीका की जब बात करता है, दोनों को एक साथ में क्वेश्चन में जब देता है कि कामसूत्र की टीका किसने प्रस्तुत की, तब इस प्रकार का डाउट होता है कि अब यार किसको चुने। तो ये दिक्कत हमारे सामने आती है, तो किसको चुनना होता है वहाँ जब टीका की बात करें। ठीक है, तो यशोधर पंडित को चुनिए। ध्यान रखना कि कामसूत्र की टीका उन्होंने की थी जयमंगला नाम से, वो एक वहाँ पर पॉइंट देखने को मिलता है, ध्यान रखना। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने कि कामसूत्र के लेखक कौन है, तो सबको पता है कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। R.A. अग्रवाल, R.A. अग्रवाल, भारवी कालिदास। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनकी भी जिक्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो हमारा राइट आंसर है वो आपका क्या है? वात्स्यायन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 11वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला के षडांकों को किसने व्याख्यायित किया था? तो आपको इसका भी राइट आंसर पता होगा कि वात्स्यायन ने कामसूत्र के चौथे अध्याय में आलेख्यम में उन्होंने कामसूत्र का जो चौथा अध्याय आलेख्यम है उसमें उन्होंने कामसूत्र में ये जो षडांग, जो श्लोक आप पढ़ते हैं वो श्लोक दिया, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। इसके बारे में विस्तृत से चर्चा जिस विद्वान ने की थी तो वो 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने की थी। किस ग्रंथ में? जयमंगला नामक ग्रंथ में। जयमंगला नामक ग्रंथ में उन्होंने उसको टीका के रूप में प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन पेपर में हमारे लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा, उस पर चलते हैं। देखिए, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो चित्रकला का माध्यम आपको पता होना चाहिए कि अजंता के जो चित्र हैं वो किस माध्यम में हैं। अजंता के चित्र टेम्परा माध्यम में हैं। किस माध्यम में हैं? टेम्परा माध्यम में है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न जो हमारा है वो यही है कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक चित्र तो भीमबेटका है, रायगढ़ है, ठीक है, महाबलीपुरम है, और नीचे एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है जो सबसे सटीक आंसर दे रहा है कि भाई पंचमढ़ी में भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र हैं, भीमबेटका में भी हैं और मिर्जापुर में भी हैं। तो राइट आंसर क्या निकलेगा हमारा? राइट आंसर यही निकलेगा कि पंचमढ़ी और भीमबेटका और मिर्जापुर में हम प्रागैतिहासिक चित्रों को देख सकते हैं। ये आपको राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? तो आप जानते हैं, ठीक है, कि कौन सी गुफाएं हैं जो 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की जाती हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। 1958 में विष्णु वाकड़कर ने इनकी खोज की थी।
किसने खोज की थी? विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। और इन गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? इन गुफाओं की प्रतिलिपियां यशोधर मठपाल ने बनाई थी। किसने? यशोधर मठपाल ने बनाई थी। ये ध्यान रखना, बहुत से इसके बारे में अपवाद हैं, बड़ा सा डाउट है, कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है जो कि गलत है। यशोधर मठपाल इसका राइट आंसर। कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल यहाँ पर 600 गुफाएं हैं। चित्रित कितनी है? 275 चित्रित हैं। चित्रों के स्तर कितने हैं? 2 स्तर मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक विज्ञापन 50 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें भीमबेटका गुफाओं के नज़दीक का स्टेशन पूछा था। तो बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज 2 स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के बीच में भीमबेटका की गुफाएं पड़ती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना। बेल्लारी आप जानते हैं 1892 में F. फासट ने दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बेल्लारी से हुआ था। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखना। बिल्ला सारगम केरल और तमिलनाडु का जिक्र आता है इनके लिए नहीं, ठीक है। बिल्ला सारगम जो आपकी केव्स हैं वो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वायनाड एडगल का थोड़ा सा राज्य चेंज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। 1932 1936 2 विद्वान हैं, 32 में हंटर और 36 में DS गार्डन है। उन्होंने यहाँ से चित्रों की खोजबीन का कार्य किया था। तो हमारा फिलहाल जो राइट आंसर यहाँ का निकलेगा क्या है? भीमबेटका। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था, ये दूसरा प्रश्न है। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण के लिए, ठीक है। तो चित्र तो बनते, ऐसा नहीं है कि चित्रण के लिए केवल चैत्य गुफाओं का ही उपयोग होता था। यहाँ पर जो क्वेश्चन का सेंस है वो इस उद्देश्य से है कि बौद्ध वास्तु में गुफाओं का निर्माण किस दृष्टि से किया जाता था। तो गुफाओं का निर्माण वहाँ बौद्ध स्थापत्य कला में, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा बारीकी से आपको समझना है कि चैत्य गुफाओं में अगर चित्रण वाला आप सही कर देंगे, क्योंकि चित्र भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, अगर चित्र आप सही कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा, उसकी जो मूल जो बात है वो क्या है कि चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं, ये इस उद्देश्य से बौद्ध स्थापत्य या बौद्ध धर्म भिक्षुओं ने बनाई थी कि बिहार में हम लोग रहेंगे और चैत्य में पूजा स्थल यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्ति या कोई प्रतीक चिन्ह या कोई इस प्रकार से वहाँ पर रख के उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो चैत्य गुफाओं का जो सीधा सा मतलब है बौद्ध स्थापत्य की दृष्टि से, तो वो प्रार्थना है कि, ठीक है, कि चैत्य केव्स हैं वो प्रार्थना हेतु निर्मित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है। ये आपका राइट आंसर होगा, गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक चित्र की बात करें, अगर एक चित्र की आपसे बात करें तो 17 में आप जानते हैं राहुल समर्पण का सबसे अच्छा चित्र है। 16 में मरती हुई राजकुमारी का बहुत अच्छा चित्र है, ठीक है। 10 में छदंत जातक है। तो ये इंपॉर्टेंट चित्रों की बात करें तो इस प्रकार से इनको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे सामने कि रज्मनामा पुस्तक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है कि रज्मनामा पर आधारित, देखिए प्रश्न संख्या 36 हमारे सामने है कि रज्मनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है। तो रज्मनामा किस पर आधारित है? तो आप जानते हैं मुगल शैली में, मुगल काल में महाभारत का जब फारसी अनुवाद किया गया था तो उस फारसी अनुवाद को रज्मनामा के नाम से संबोधित किया गया था। और इस रज्मनामा ग्रंथ में आपको पता है किस चित्रकार के चित्र सबसे ज़्यादा मिलते हैं और कितने मिलते हैं, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। जो लोग मुगल शैली पढ़े होंगे उनको पता है, दसवंत का नाम इसके लिए खूब लिया जाता है रज्मनामा के लिए, ठीक है। बात क्लियर कर दें। पंचतंत्र का कई सारे अनुवाद हैं। इसका अरबी भाषा में अनुवाद जो है कलीला दमना है और इसका फारसी भाषा में अनुवाद अनवारे सुहेली है, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखिए यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल चित्रकार बने वो चित्रकार कौन से थे? भारत में राजा वर्मा थे, ये कुशल चित्रकार बनते हैं। इनके में एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि भारत में तैल पद्धति में काम करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? भारत में ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिसने यूरोपीय पद्धति को अपना करके भारतीय पौराणिक विषयों का अंकन किया? तो वो भी राइट आंसर क्या निकलता है? राजा वर्मा। इनके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय पाश्चात्य तकनीक में भारतीय गरीबी या सामान्य जनजीवन को, भारतीय गरीबी विशेष करके इनके साथ लग के आता है कि भारतीय गरीबी को निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार ने पाश्चात्य तकनीक में भारतीय गरीबी
या भारतीय सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रों का खूब चित्रण किया, तो वो आपकी अमृता शेरगिल निकलती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 के हैं, ध्यान रखना। 67 या 68 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी शुरू की और इनकी कला का केंद्र क्या था? नारी। अमृता शेरगिल को आप जानते हो 1913 में इनका जन्म होता है बुडापेस्ट हंगरी में। जिस वर्ष इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है उसी वर्ष इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा वर्मा, ठीक है, 29 अप्रैल 1848 किलमन्नूर में इनका जन्म होता है। किलमन्नूर नामक गांव जो कि केरल में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है, ध्यान रखना। गगनेन्द्र नाथ टैगोर 1867 अवनीन्द्र नाथ टैगोर के भाई हैं और जोड़ा साँको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है, ये ध्यान रखना, जोड़ा साँको में, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कितना है? 38 नंबर है कि अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है? तो लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा अजंता की गुफा संख्या 26 में है, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गुफा संख्या 26। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? उमा की तपस्या किसने चित्रित की? तो ये जो चित्र है, उमा की जल समाधि, उमा की तपस्या, उमा का दुख, इस प्रकार के जितने भी चित्र हैं वो सारे के सारे किनका है? नंदलाल बोस का। अगर केवल उमा पूछता तो अवनीन्द्र नाथ ठाकुर का हो जाता, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे? उमा की तपस्या, उमा का दुख, उमा की जल समाधि, जो कुछ है ये सब नंदलाल बोस के हैं। केवल अगर उमा आपसे पूछे, कभी भी केवल उमा चित्र आपसे पूछे तो आप अवनीन्द्र नाथ ठाकुर लगाइएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1882 में इनका जन्म होता है मुंगेर जिला बिहार में। 1882 में इनका जन्म होता है, कहाँ? मुंगेर जिला बिहार में। इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, कला भवन सात निकेतन, ये संबंध इनका, ठीक, ये ध्यान रखना। अवनीन्द्र नाथ टैगोर 1871 के हैं, ध्यान रखना। बंगाल शैली के जन्मदाता, बंगाल शैली के संरक्षक, पिता, जो कुछ है सब हैं। भारत में वास्ट टेक्निक का शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अभी आपने बात की, 1861 में इनका जन्म हुआ था। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, 12 में घोषणा होती, 13 में मिलता है। MF हुसैन 1915, ठीक है, 1915 पंढरपुर सोलापुर महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर नामक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था MF हुसैन का। 9 जून 2011 लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, वो उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? औरंगजेब का बुढ़ापा किसने चित्रित किया था? तो ये जो चित्रकार हैं इनके, वो आपके कौन से हैं? अवनीन्द्र नाथ टैगोर हैं, ध्यान रखना, अवनीन्द्र नाथ टैगोर। नंदलाल सब चित्रकार हैं। RV साखलकर राजस्थान के हैं, कला इतिहासकार हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय 1905 के हैं, 1905 ईस्वी के हैं, राजस्थान के वास पद्धति के कलाकार हैं और इनको बंगाल शैली की परंपरावादी कलाकारों में इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 41 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए कि किसने 3 बहनें चित्रित की? 3 सिस्टर्स कह लें, 3 बहनें कह लें, अमृता शेरगिल का चित्र है, ये ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नववधू का श्रृंगार किसने चित्रित किया था? तो नववधू का श्रृंगार नामक चित्र भी किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किसने भावात्मक प्रयास मूर्ति शिल्प को गठित किया? तो ये जो मूर्ति है इसका शीर्षक बड़ा अच्छा है, ठीक है। मेरा मानना है कि ये जो भावात्मक प्रयास जो मूर्ति शिल्प है, ये उस संथाल परिवार की फैमिली वाली जो मूर्ति है उससे इसका संबंध जोड़ा गया होगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो निकलता है वो रामकिंकर बैज निकलते हैं। 1906 या 10 में इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है, वो ध्यान रखना। बाकी अमृता शेरगिल चित्रकार हैं, ये भी मूर्तिकार हैं। ये शंखो चौधरी मूर्तिकार और चित्रकार दोनों श्रेणी में हैं, रामकिंकर बैज भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। एक विकल्प चुनने को आ जाए, मूर्तिकार है कि चित्रकार है, तो मूर्तिकार चुनिए, नहीं तो दोनों हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 44 नंबर प्रश्न है, सेजान गोगमा एवं मातिस से प्रभावित होने के बाद किसने ब्लू लेडी चित्रित किया? तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ब्लू लेडी वाला, वो FN सूजा का चित्र है। किसका है? FN सूजा का, ध्यान रखना। 1924 पैक ग्रुप के संस्थापक, पिता जो कुछ हैं सब सूजा जी हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका एक चित्र बड़ा फेमस है, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ, कि दांत पीसती हुए आदमी औरत दांत पीसते हुए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, वो भी महत्वपूर्ण है। तैयब मेहता 1925 के हैं, कपाड़ गांव गुजरात के हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और कुरान नामक फिल्म इनकी ध्यान रखनी, महिषासुर मर्दनी और विकर्ण चित्र श्रृंखला, ठीक है, शांत निकेतन त्रिफलक, ठीक है, बुल रिक्शा चालक, इस प्रकार के जो भी चित्र हैं, काली वगैरह जो कुछ हैं सब तैयब मेहता के हैं। यामिनी राय 1887, ठीक है, बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अवनीन्द्र नाथ ठाकुर से शिक्षा ली, लेकिन इन्होंने बंगाल शैली की परंपरा में काम ना करके स्वतंत्र काम किया,
बंगाल शैली से विरक्त होने के पश्चात, यानी कि बंगाल शैली से विरक्त होकर इन्होंने कार्य किया। माध्यम टेम्परा है। लोक कलाकार कहा जाता है इनको। भारत का पहला लोक कलाकार कौन सा था जिसने फोक आर्ट को अपनाया और उससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए? तो वो आपके कौन है? यामिनी राय। अमृता सिंह गिल को तो चर्चा कर ही रहे थे अभी आपसे, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी, इनसे एक क्वेश्चन बड़ा अपवादित रहता है, अक्सर हमने व्हाट्सएप वगैरह पर देखा है कि इनका स्टूडियो कहाँ था। तो नॉर्मल प्रश्न जब पूछे कि अमृता सिंह गिल का स्टूडियो कहाँ था तो आप पेरिस लगाइए, और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में इनका स्टूडियो कहाँ था तो भारत में इनका स्टूडियो शिमला में था। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों को ध्यान रखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यामिनी राय का। देखिए यामिनी राय का जन्म कब होता है? तो 1887 में होता है, बांकुड़ा जिला, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान रखना है आपको। तैयब मेहता का जन्म कब होता है? तो 26 जुलाई 1925। कब होता है? 1925 में हुआ है, बाकी 25 वाले कोई है नहीं, तो सीधे 26 जुलाई 1925 कपाड़गंज गुजरात में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखना। किसने मेघदूत चित्रावली को 1945 में चित्रित किया था? तो ध्यान रखना ये जो चित्रावली है रामगोपाल विजयवर्गीय की है, ध्यान रखना। रामगोपाल विजयवर्गीय ने इसे वास माध्यम में चित्रित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। राम जायसवाल मथुरा के हैं, राजस्थान में रहते हैं, अजमेर आर्ट स्कूल से संबंधित हैं, वो अलग बात है। तैयब मेहता, अभी बात हुई थी। मीरा मुखर्जी 1923 की, मीरा मुखर्जी कलकत्ता पश्चिम बंगाल की हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्या है? उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित किया। इस मूर्ति को अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो जो 500 के नोट बंद हो चुके हैं, 500 के जो नोट्स बंद हो चुके हैं, नोट बंद हो चुके हैं, उस नोट के पीछे गांधी जी और उनके साथ में जो भी फिगर्स थे एक बड़े पहाड़ के ऊपर, वो जो मूर्ति है उस नोट पे छपी है, उसे 11 मूर्ति शिल्प कहते हैं। और ये 3 मूर्ति मार्ग चौराहा नई दिल्ली में स्थापित है, और ये मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे मूर्तिकार हैं आपके सामने, सारे के सारे मूर्तिकार हैं। मृणालिनी मुखर्जी बीबी मुखर्जी की पुत्री हैं, बीबी मुखर्जी की पुत्री हैं मृणालिनी मुखर्जी, ठीक है, इनको ध्यान रखना। मृणालिनी मुखर्जी किसकी पुत्री हैं? बीबी मुखर्जी की पुत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके पश्चात आपकी जो दूसरी मूर्तिकार हैं वो कौन सी हैं? मीरा मुखर्जी हैं, ये भी मूर्तिकार हैं। ये ढोकरा, मीरा मुखर्जी डोकरा ढलाई पद्धति में काम करती हैं। मृणालिनी मुखर्जी मकरामी तकनीक, जूट की रस्सी को लेकर के मूर्तियां बनाती हैं। और उषा रानी आहूजा 1923 दिल्ली में जन्म हुआ, राजस्थान में इनका कार्यस्थली जयपुर में है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन उषा रानी आहूजा से हैं, वहाँ पर बात करते हैं चल के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं? तो अभी आपसे बात हुई थी कि शंखो चौधरी, ठीक है, चित्रकार मूर्तिकार दोनों हैं, लेकिन अधिक क्या हैं? तो मूर्तिकारी के लिए अधिक जाने जाते हैं, मूर्तिकार प्लस चित्रकार, ये भी मूर्तिकार और प्लस चित्रकार। अगर एक विकल्प चुनने को हो तो आप मूर्तिकार चुन सकते हैं, और अगर दोनों को आपसे चुनने के लिए कह रहा हो तो दोनों चुनिए, तो यानी कि दोनों थे। तो इनमें से शंखो चौधरी और रामकिंकर बैज दोनों ही मूर्तिकार और चित्रकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 50 नंबर, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ। कहाँ? 1924, पालघाट, केरल। कहाँ हुआ? केरला में हुआ, ये ध्यान रखना, 1924 में, ये राइट आंसर निकलता है इसका। जे स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? इसको समझिए। जे स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो 21 जून 1928 को हुआ था, ये ध्यान रखना, 21 जून 1928 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस कलाकार ने अधिकतर चिड़िया, पहाड़, लिली व मेरी खिड़की आदि ये सब चित्रित किया है? तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको चिड़िया और पहाड़ ध्यान रखना है कि किसके चित्रों में चिड़िया, पहाड़, और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसके चित्रों में पहाड़, पेड़, किसके चित्रों में पहाड़ और एक पेड़, उस पर बैठी चिड़िया चित्रित मिलती है, तो वो कौन सा कलाकार है? वो कलाकार हमारा जे स्वामीनाथन है। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? कौन सा कलाकार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था? तो ये बलवीर सिंह कट्ट जी हैं, 1939 के हैं। बलवीर सिंह कट्ट जी हैं 1939 के, जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे, कौन? बलवीर सिंह कट्ट, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो रावलपिंडी, पाकिस्तान में जन्म हुआ था। बनारस कला विद्यालय की बीएचयू से थोड़ा बहुत संबंध रहा इनका, वहाँ पर अध्यापक के तौर पे काम किया, और ये अचानक ही गायब हो गए। जन्म इनका कब होता है? 1839 में इनका जन्म होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जन्म इनका कब होता है? 1839 में, ठीक है।
बाकी आप जानते हैं राम कुमार को 1924 में इनका जन्म हुआ था, FN सूजा भी 1924 के हैं। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं, ये पैग के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन कलाकारों को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इनको अगर किसी ग्रुप में आपको रखना हो तो इनको ग्रुप वो कौन सा ग्रुप है, बॉम्बे ग्रुप, आप उनको बॉम्बे ग्रुप में रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी कलाकारों के बारे में ये छोटी छोटी सी बात हो जाती है, ध्यान रखना। विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री कौन सी थी, अभी आपसे बात हुई, मृणालिनी मुखर्जी उनकी पुत्री थी, ध्यान रखना। मृणालिनी मुखर्जी उनकी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, मृणालिनी मुखर्जी 1949 में जन्मी मृणालिनी मुखर्जी, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी कलकत्ता में जन्मी है, 1949 में विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री है। मकराम तकनी में जूट की रस्सी से ये अपनी मूर्तियाँ बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कलाकार जो हमारा आएगा या नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आएगा वो कौन सा प्रश्न होगा उसको समझते हैं। और उसके बाद एक आपकी हैं, कौन सी हैं ये, मीरा मुखर्जी, इनको भी देख लीजिए, मीरा मुखर्जी को भी, ठीक है, ये भी कोलकाता में जन्मी है। और आपकी ये जो हैं मृणालिनी मुखर्जी, ये मुंबई में जन्मी है, सॉरी वो कोलकाता बोल गए थे, आपको क्या करना है, मुंबई, कहाँ जन्मी है, मुंबई में जन्मी है। और ये आपकी 1923 की है, ये आपकी कलकत्ता में जन्मी है, कलकत्ता। और ये आपकी मृणालिनी मुखर्जी 1949 की हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अमृता सहगल को जानते हैं, उषा रानी हुजा, ठीक है, अभी इनसे प्रश्न आगे आएगा, इनको देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कलाकार के बुद्ध एवं सांथाल लिखा है, तो संथाल परिवार के मूर्ति शिल्प शांतिनिकेतन में अवस्थित हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर शांतिनिकेतन का एक ही व्यक्ति है, वो कौन सा है, रामकिंकर बैज, ठीक है। संबंध तो इनका भी है, अगर संबंध की बात करें तो संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कलाकारी या मूर्तिकारी की दृष्टि से जो हमें पकड़ना है वो है रामकिंकर बैज, ये हमारा राइट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं कि इनके जो दादाजी थे, इन्होंने शांतिनिकेतन की स्थापना, ठीक है, 1860 ईस्वी में इनके दादाजी या सॉरी कंफर्म थोड़ा सा डाउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो शांतिनिकेतन की स्थापना 1860 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ये वीरभूमि जिला कलकत्ता में है, ये वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहीं पर शांतिनिकेतन में ही शिक्षण कार्य शुरू होता है। फिर वहीं पर 1919 में कला भवन की स्थापना की जाती है और फिर 1921 में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना, वही सब यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 56 नंबर क्या है, कौन सा कलाकार है जो ब्लू पॉटरी का जाना माना चित्रकार है, तो आप जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत को। तो राइट आंसर क्या निकलेगा इसका, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी का जाना माना नाम है, ये ध्यान रखना। PN चोएल किस राज्य के थे, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या निकल रहा है हमारा कि PN चोएल किस राज्य से संबंधित थे, तो आप जानते हैं PN चोएल कोटा राजस्थान से हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1924 में जन्म हुआ था PN चोएल का। लंदन की जलवायु वगैरह, भैंसों का कलाकार वगैरह, ये सब इनको कहा जाता है। लंदन की जलवायु नामक इनका चित्र है, लंदन में बरसात, लंदन की जलवायु वगैरह चित्र हैं। PN चोएल का स्वर्गवास कब हुआ, तो 1 सितंबर 2012 को इनका स्वर्गवास हो गया, ध्यान रखना, उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ होरे का जन्म 1921 में तथा स्वर्गवास अक्टूबर 2007 में हुआ, ये ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कब हुई, अक्टूबर 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में तथा स्वर्ग कब हुआ, तो स्वर्ग इनका 2003 में होता है, ये ध्यान रखना, स्वर्ग इनका कब होता है, 2003 में होता है, ठीक है। बात क्लियर होती है सभी को। 61वां प्रश्न है, KG सुब्रमण्यम का स्वर्गवास हुआ था, तो KG सुब्रमण्यम की मृत्यु कब हुई थी, 29 जून 2016 को, कब हुई थी, 29 जून 2016 को, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 8 वर्ष की उम्र में किस कलाकार ने सुनने की क्षमता समाप्त हो गई थी, तो आप जानते हैं कि एक ही कलाकार भारतीय चित्रकला के इतिहास में सतीश गुजराल, एक प्रभा शाह करके हैं, वो बहरी गूंगी सब कुछ थी, लेकिन इनके में खास बात ये थी कि ये सुनने की क्षमता चली गई थी, बोल भी सही से ये भी नहीं पाते थे, लेकिन वो जो प्रभा शाह हैं वो पैर और हर प्रकार से विकलांग हैं, लेकिन ये केवल और केवल सुनने और बोलने की क्षमता इनकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी, बाकी आप जानते हैं, ठीक है। SH रजा 1922 के पैग ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं, ध्यान रखना। सोमनाथ होरे 1921,
ठीक है। ध्यान रखना, सोमनाथ होरे को चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार तीनों की सूची में शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखना। हिम्मत शाह 1933 के हैं, ग्रुप 1890, मूर्तिकार हैं, माध्यम टेराकोटा है, ये ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है 1963 प्रश्न है, महिषासुर किसने चित्रित किया है? तो महिषासुर नामक जो चित्र है वो किसका है? तैयब मेहता का है। किसका है? तैयब मेहता का है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेशनल अवार्ड 2002 नरगिस दत्त अवार्ड किसे दिया गया? बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें सारे चित्रकार हैं, ज्योति स्वरूप भी राजस्थान के चित्रकार हैं, लेकिन चुनना है, ये क्या चुनना है? ये जो ज्योति स्वरूप हैं, ये जो ज्योति स्वरूप हैं 1954 दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और ये फिल्मकार के रूप में जाने जाते हैं। फिल्मकार की दुनिया या फिल्म जगत की दुनिया से संबंध है। चूँकि ये जो पुरस्कार है ये फिल्म की दुनिया से संबंधित है, तो ये पुरस्कार भी किसी फिल्मकार को दिया जाएगा। तो फिल्मकार इनमें से एक हैं ज्योति स्वरूप, ये दूसरे ज्योति स्वरूप हैं। ये दिल्ली के फिल्म में जन्मे एक फिल्मकार हैं ज्योति स्वरूप, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये निकलता है। नेक्स्ट है, किसने सॉन्ग्स एंड स्कल्पचर लिखी? एक कविता है ये, सॉन्ग्स एंड स्कल्पचर, ये कविता है और ये कविता किसकी है? ऊषा रानी आहूजा ने लिखी थी। ये ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली महिला मूर्तिकार मानी जाती हैं ऊषा रानी आहूजा, वो ध्यान रखें आप। किसको वेटरन आर्टिस्ट आईफेक्स अवार्ड 1988 से नवाजा गया? तो राइट आंसर वही निकलेगा जो ऊपर था, यानी कि ऊषा रानी आहूजा। राइट आंसर क्या निकलेगा? ऊषा रानी आहूजा इसका राइट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है उसको देखिए। किसका इंस्टॉलेशन ताना बाना है? तो सुरेंद्र पाल जोशी हैं, उत्तराखंड के कलाकार हैं सुरेंद्र पाल जोशी, जिन्होंने एक इंस्टॉलेशन ताना बाना चित्रित किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट एक प्रश्न हमारा आता है, सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? तो सतीश गुजराल का जन्म आप जानते हैं कब हुआ था? सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं, ये ध्यान रखना। ये चित्रकार, भित्ति चित्रकार, नंबर 1 पे भित्ति चित्रकार और वास्तुकार, ठीक है, सब में इनका नाम लिया जाता है, मूर्तिकारी में भी नाम लिया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेल्जियम दूतावास वगैरह जो कुछ है सब इन्हीं के द्वारा वास्तुकारी किया हुआ है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मीरा मुखर्जी का जन्म हुआ था 1923 में, अभी आपसे बात हुई थी, ध्यान रखना। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, और इस प्रश्न के साथ ही जो आज आपका जो वीडियो है, ठीक है, ये आज आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा। बस आप सबसे गुजारिश यही है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो लोग कम से कम शेयर ज़रूर कर दें, और एक छोटी सी विनती ये है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ठीक है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका एक रीज़न था, ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हो रही थी जिस वजह से वीडियो नहीं मैं आपको दे पाया, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में शुरुआत में 7-8 महीने पहले से कुछ वीडियो हमने आपको दे रखे थे, लेकिन अब फिर से शुरू हो रही है ये श्रृंखला। हमारा रिवीजन बैच चलता है, ठीक है, तो जिसको उसमें एंट्री लेनी हो वो कांटेक्ट दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते चलते लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके मित्र हों, ठीक है, उनसे बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बड़ा, ठीक है, तो आप लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बनी ठनी का चित्रकार कौन था? चित्रकार तो आपने पढ़ा है क्या? निहाल चंद्र। चित्रकार आपने क्या पढ़ा है? निहाल चंद्र, ठीक, लेकिन ये तो विकल्प में है नहीं, ये तो विकल्प में है नहीं, इस दृष्टि से तो इस प्रश्न को गलत हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चर्चा ये भी है कि जो बनी ठनी का चित्र है वो सबसे पहले उसका रेखा चित्र या जो कुछ उसका था वो नागरी दास ने, यानी कि राजा सावंत सिंह। नागरी दास का मतलब क्या है? राजा सावंत सिंह। राजस्थानी शैली की उपशैली मारवाड़, राजस्थानी शैली की शैली मारवाड़ शैली का उपकेंद्र किशनगढ़, किशनगढ़ में राजा सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार निहाल चंद्र और उसकी प्रेयसी प्रेमिका, ठीक है, जो बनी ठनी थी, जिसको वो राधा के रूप में चित्रों में चित्रित करवाता था और खुद को कृष्ण के रूप में,
ठीक है। तो उसका चित्रकार जो बनी ठनी जो वास्तविक चित्र है उसका चित्रकार निहाल चंद्र है, लेकिन जब विकल्प नहीं है, एक चुनना है, तो इसका संबंध जिसके साथ स्थापित हो रहा हो उसके साथ इसको सही कर दीजिए। तो इसका संबंध नागरी दास के साथ स्थापित हो रहा है, तो नागरी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम आपके साथ ऐसे ही कुछ पेपर्स को लेकर के उपस्थित होंगे। जो भी कुछ सुझाव देने हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी सुझाव आपको वीडियो संबंधी या कुछ भी आपको कहना हो, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो या कोई भी इस प्रकार की कोई भी आपको कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आपका निवारण जरूर किया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया जाएगा, तो आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पूछना होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।